मदन कौशिक को घर बैठाया गया। एक आदमी जो 5 बार से विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, तमाम पोर्टफोलियो पर रहे, और आज वो पुष्कर सिंह धामी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। और शहरी क्षेत्र जिसको भाजपा का गढ़ माना जाता है, लगभग 50-55 के आसपास ऐसा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। तो क्या ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, सत्ताधारी दल के लिए कोई संकट की स्थिति है? चुनाव जो इस समय जैसे चर्चाएं चल रही हैं फंस चुका है। और कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव पहले दिन उस दिन खराब हुआ जब ये आया कि हरीश रावत ने हाथ खड़े कर दिए। एक बड़ा नेता जब हाथ खड़े करता है तो उसका नुकसान आपको पहले दिन से होना शुरू हो जाता है। मदन कौशिक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सारथी बने हुए थे पूरे चुनाव में, उनको देखा गया, उनके आदमियों को देखा गया। सारथी के रूप में भूमिका तब तय होती है कि आपकी जो अपनी जो विधानसभा क्षेत्र जो आपका है, जहां से आप लगातार 5 बार से जीतते आ रहे हैं, वो वोटिंग परसेंट दिखना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। अगर वो सीडी और वो एफआईआर की कॉपी चुनाव आयोग को दे दी जाती तो उमेश कुमार का नामांकन रद्द हो जाता। तो ये हरिद्वार के इलेक्शन की शुरुआत यहां से हुई थी, और वो एंड तक भी नहीं बता पाए कि जिस व्यक्ति को आप चौराहे पर रोज गाली दे रहे हैं, बड़े बड़े जो है फेसबुक लाइव हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, उनके बारे में तमाम बातें हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? या चैंपियन के जो दावे थे उनमें कोई खोट था, या उमेश कुमार के साथ उनका कोई मैनेजमेंट हो गया? 6 सीट शहर की है और बाकी जो 8 सीटें वो ग्रामीण क्षेत्रों की है। हरीश रावत ने उन 8 सीटों पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि और मतदान भी इन दी एंड वहीं ज्यादा देखने को मिला। हालांकि पिछले मुकाबले वो भी 2-3% का कम है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है, अगर यदि दलित और मुस्लिम में से मुस्लिम तो माना जा रहा है रुझान कांग्रेस की तरफ गया है, लेकिन दलित में से अगर भाजपा से कुछ टूटा तो क्या मानते हैं आप, ये किसको नुकसान और किसको फायदा देगा? अब की बार 400 पार के नारे के साथ जो पूरे देश में जो विपक्ष ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि भाई अगर ये 400 पार चलेगा तो संविधान बदला जाएगा, और संविधान बदलने के बाद जो दलित वोट था, जो मुस्लिम वोटर्स है, उन लोगों के बीच में एक मैसेज दिया गया कि अगर इनकी सरकार आ गया 400 पार चलेगा तो आपका हो सकता है कि आरक्षण छिन जाए। तो आप उमेश कुमार को जानते हैं कि उन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो बीजेपी के साथ वोट करने गए, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया। पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा में चुनाव हार गए तो उन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी को सीट ऑफर कर दी। और मजेदार बात, जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाके टिकट मांग रहे हैं। इन दी एंड क्या देख रहा है हरिद्वार लोकसभा में, फिर क्या हो जाएगा? मतलब एक समीकरण क्या बैठ रहे हैं? बीजेपी के मंत्री, विधायक और सभी लोग ये मान रहे हैं, और उन्होंने जो रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में सबमिट की उसमें वो खुद कहा उन्होंने इस बार वोटर साइलेंट था, कुछ कह नहीं सकते। नमस्कार, जिस लोकसभा चुनाव की चर्चा और कवरेज हरी टीवी ने आपको लगातार की, और अपने चैनल के माध्यम से, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय विधायक भी क्यों ना हो, उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाए। और मतदान वाले दिन भी हमने तमाम कवरेज आपको दिखाई, किस तरह से लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों का हालांकि वो व्हील चेयर पर भी दिखाई दिए, और युवाओं में कहीं ना कहीं जोश की जो कमी थी वो भी हमने आपको दिखाया कि ज्यादातर हमको युवा दिखाई नहीं दिए बूथ पर, और मतदान प्रतिशत जो कम रहा वो भी हमने आपको चर्चा सुनवाई। तो अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हैं, इनसे अब सिलसिलेवार तरीके से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के बारे में बातचीत भी होगी। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर जो सीट है, इस पर जो मतदान प्रतिशत कम रहा है, इसका हमने आपको सुनवाई दिया है, किस तरीके से अब समझते हैं और क्या जो जनता का जो मूड था वो रहा। अब बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट पर, जहां जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। भाजपा से जो कैंडिडेट त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, टिकट कटा रमेश पोखरियाल निशंक। और कांग्रेस की बात करें तो एक बार फिर जो परिवारवाद के आरोप उन पर लगाते आ रही है भाजपा शुरू से ही, और वो हरीश रावत की जो पुत्र लड़े वीरेंद्र रावत, हरीश रावत खुद पूर्व मुख्यमंत्री है। तो हरिद्वार लोकसभा को लेकर आज बात करेंगे, क्योंकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मैदान में थे, और बसपा ने भी जिस तरीके से एंड टाइम पर जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को वहां पर मिला, जिस तरीके से भावना पांडे पहले उसमें शामिल होती हैं, फिर वो छोड़कर त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन देती हैं, और एक पैराशूट प्रत्याशी की चर्चा भी आई, बसपा ने वहां पर जलील अहमद उतारे हैं। तो इस पर पूरे क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अब आंकड़े लगा रही हैं, और जो हमारे भाजपा और संघ के जो करीबी सूत्र हैं उन्होंने जो बताया है कि जो जीत का जो बात चल रही थी 5 लाख पार की, वो हालांकि कहीं भी अब जो मतदान कम हुआ है ये होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जो फाइट है वो बड़ी क्लोज मानी जा रही है, और हालांकि उन सूत्रों ने भी बताया कि फिर भी जो सीट है वो भाजपा के फेवर में है। वो बता रहे हैं कि हम जीतने में कामयाब होंगे, इन दी एंड रिजल्ट जो हमारे फेवर में होगा। इसको लेकर आज अब बात करेंगे, हमारे साथ गजेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। हरिद्वार लोकसभा सीट की जो बात करें, सबसे पहली से हरिद्वार ग्रामीण की 73% मतदान वहां पर होता है। हरिद्वार को लेकर जब आप चर्चा करते हैं तो हरिद्वार लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां थी, उस तैयारी का सबसे बड़ी शुरुआत देहरादून में हुई।
उसकी तैयारियों का आलम यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन है, उसी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वो देहरादून आए। उन्होंने देहरादून में एक सीडी दिखाई लोगों को और बताया कि उमेश कुमार की सीडी है। बहुत अश्लील अमर्यादित सीडी थी। उसके बाद वो कुछ दिन बाद एक एफआईआर की कॉपी लेकर आए। उन्होंने बताया कि भाई ये जो एफआईआर है, इनके ऊपर रेप का मुकदमा दिल्ली में चल रहा है और अभी जुलाई अगस्त में उन्होंने बताया उसकी डेट भी है। इस बीच ये घटनाक्रम हुआ कि उमेश कुमार के नामांकन से लेकर स्क्रूटनी तक के टाइम तक वो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने वो सीडी और वो एफआईआर की कॉपी दोनों चुनाव आयोग को नहीं दी। तो ऐसा लग रहा है कि इस बीच में कुछ ऐसा पका कि भारतीय जनता पार्टी और वो जो उमेश कुमार के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग कल तक चौराहे पर इन बातों को कह रहे थे, पूरे चुनाव में बात उड़ गई। और अगर वो सीडी और वो एफआईआर की कॉपी चुनाव आयोग को दे दी जाती तो उमेश कुमार का तो नामांकन रद्द हो जाता। तो ये हरिद्वार के इलेक्शन की शुरुआत यहां से हुई थी और वो एंड तक भी नहीं बता पाए कि जिस व्यक्ति को आप चौराहे पर रोज गाली दे रहे हैं, बड़े बड़े जो है फेसबुक लाइव हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, उनके बारे में तमाम बातें हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? या चैंपियन के जो दावे थे उनमें कोई खोट था, या उमेश कुमार के साथ उनका कोई मैनेजमेंट हो गया, या ये भी हो सकता है कि चैंपियन का कोई ऐसा स्ट्रिंग हो जिसको कारण अब चैंपियन बैकफुट पे हो। उनको भी लगता होगा कि ऐसा ना हो कि उन दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा पैचअप हो गया है। अदरवाइज ये बहुत सामान्य बात नहीं है। जितने बड़े दावों के साथ वो सीडी को लेकर आए, एफआईआर को लेकर आए थे, वो बात तो वहां हुई नहीं। अब यहीं से हरिद्वार के इलेक्शन में शुरू मानता हूँ जी। अब आगे आप जो पूछ रहे थे कि भाई वो जी, मैं पूछ रहा था हरिद्वार ग्रामीण का 73% मतदान से ज्यादा हुआ है और अमूमन ये रुझान आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे हम मंगलौर, कलियर, ज्वालापुर और झबरेड़ा, भगवानपुर की बात करें, तो सब में 70% या उससे ज्यादा मतदान देखने को मिला। और शहरी क्षेत्र जिसको भाजपा का गढ़ माना जाता है, रुड़की, धर्मपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, डोईवाला, इन सब में, डोईवाला में तो 60% था, लेकिन उसके नीचे लगभग 50-55 के आसपास ऐसा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। तो क्या ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए, सत्ताधारी दल के लिए कोई संकट की स्थिति है? चुनाव जो इस समय जैसे चर्चाएं चल रही हैं फंस चुका है और जो जीत हार का मार्जिन होगा वो बहुत क्लोज रहने वाला है। हरिद्वार एक ऐसी लोकसभा है जिसमें जो अभी तक भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत सीट हुआ है, क्योंकि अगर आप और सीटों पर जाते तो उनके उतने विधायक नहीं है। उस 14 विधानसभाओं में से 5 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के हैं जी। और उन सीटों पर जब आप ये बता रहे हैं कि वो 60, 70, 75% तक पोल हुआ है, तो हो सकता है कि उनको आखिर में लगा होगा कि भाई जो, चूंकि हरीश रावत ने पूरा कैंप उसी हरिद्वार में किया है, वो एकमात्र ऐसा इलेक्शन मैंने पिछले 15-20 सालों के भीतर देखा जब हरीश रावत एक लोकसभा क्षेत्र से बाहर नहीं गए। मैं 2009 में उनका इलेक्शन देखा था कि जब वो जीते थे, उस इलेक्शन के दौरान भी मैंने देखा कि वो हेलीकॉप्टर लेकर जो है अल्मोड़ा वोट मांगने गए। उन्होंने प्रदीप टम्टा के लिए 2 अलग जगह पर वहां जनसभाएं की। तो वो चूंकि उनका पुराना क्षेत्र, लेकिन इस बार जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपने बेटे को वहां बिठा दिया, ये सरेंडर करने वाली हालत हो गई। तो ये बता रहे कांग्रेस के लोग कि उनके हरिद्वार में जमे रहने के कारण ये चीज हो पाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहां तक उस सीट का सवाल है हरिद्वार ग्रामीण का, तो हरीश रावत विधानसभा चुनाव वहां लड़े थे और वो हार गए थे। उसके बाद उनकी बेटी वहां लड़ी और वो विधायक बनकर आई है। जो मंगलौर सीट है जहां पर आप काजी निजामुद्दीन को देखते, तो वो एक मजबूत नेता वहां के हैं। इसी प्रकार से जो आसपास का जो वातावरण उन्होंने शायद बनाने की कोशिश करी है। और एक जो और बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो अब की बार 400 पार का जो नारा था, उस नारे का भी वहां एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। और ये बताते हैं कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ जो पूरे देश में जो विपक्ष ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि भाई अगर ये 400 पार चलेगा तो संविधान बदला जाएगा। और संविधान बदलने के बाद जो दलित वोट था, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उन लोगों के बीच में एक मैसेज दिया गया कि अगर इनकी सरकार आ गया, 400 पार चलेगा, तो आपका हो सकता है कि आरक्षण छिन जाए। आपको आज तक जितनी भी सुख सुविधाएं मिल रही वो हट जाएंगी। तो ये बताया जा रहा है कि उस हरिद्वार जो लोकसभा क्षेत्र के भीतर उस बात का इम्पैक्ट आया। और वो जो आखिर में कुछ समय पहले ही बीएसपी ने कैंडिडेट बदलकर, मतलब उन्होंने जो है भावना पांडे को अनाउंस किया और उसके कुछ समय बाद ही एक मुस्लिम कैंडिडेट को आए। तो ये स्ट्रेटेजी उसी प्रकार से फेल होती नजर आई जैसे आपने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में 2022 के चुनाव में देखा होगा। यतीश्वरानंद के सामने जो कैंडिडेट पहले बीएसपी से थे वो बदले गए और वहां भी इसी प्रकार से एक मोहम्मदन कैंडिडेट को उतारा गया।
लेकिन जो वहां का मतदाता था वो समझ गया था कि ये सिर्फ जो है सामने वाले के वोट को नुकसान करने के लिए किया जा रहा है और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि शायद यही कारण रहे होंगे कि जिस जिस प्रकार से उनके जो सीट्स हैं बीजेपी की और एक बीएसपी की सीट भी वहां जो है जी, उनके वोट परसेंटेज बहुत ऊपर आए हैं। जी, वोट प्रतिशत ऊपर आया है। आपको जनता क्योंकि काफी साइलेंट थी वोटर, और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हरीश रावत ने इस स्ट्रेटेजी के साथ, जो माना जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी उनमें से एक हैं, कि अधिकतर शहरों पे उन्होंने इतना खासा ध्यान नहीं दिया। जो हरिद्वार की, जो क्योंकि देहरादून की 3 सीट आती हैं और हरिद्वार की 3 सीटें, रुड़की, हरिद्वार, तो ये लगभग 6 सीट शहर की हैं और बाकी जो 8 सीटें वो ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। हरीश रावत ने उन 8 सीटों पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि और मतदान भी इन दी एंड वहीं ज्यादा देखने को मिला। हालांकि पिछले मुकाबले वो भी 2-3% का कम है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है, अगर यदि दलित और मुस्लिम में से, मुस्लिम तो माना जा रहा है रुझान कांग्रेस की तरफ गया है, लेकिन दलित में से अगर भाजपा से कुछ टूटा तो क्या मानते हैं आप, ये किसको नुकसान और किसको फायदा देगा? भारतीय जनता पार्टी इस बात को काफी समय से महसूस कर रही थी कि ये सब हो सकता है, वो दलित मुस्लिम वाला जो कार्ड था। और उसी रणनीति के तहत जो दिनेश अग्रवाल, जो 7 बार जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े, 3 बार वो जो है एमएलए भी हो गए, मिनिस्टर हो गए, तमाम पदों पर रहे, तो धर्मपुर विधानसभा से उनको इसीलिए ले जाया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो धर्मपुर विधानसभा के जो मतदाता थे और जो दिनेश अग्रवाल को लाने की स्ट्रेटेजी थी वो सफल नहीं हो पाई। और जिस अंदाज में ये चुनाव शुरू में लेकर चले जा रहा था कि भाई आप, ये शुरू में धर्म के आधार पर बात चल रही थी, भाई प्रधानमंत्री के भाषण में भी आपने राम मंदिर की बात सुनी, आप वो बार बार लोगों को रामनवमी की बात यहाँ दिला रहे थे, मंदिर बनाने की बात कर रहे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो जो आम मतदाता का जो मैसेज था, जो शुरुआत में ये लग रहा था कि भाई ये इलेक्शन जो है क्या वास्तव में धार्मिक आधार पर इनको बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। उस हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जब आपने भी जो कह रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ कम मतदान हुआ है, या जो बीजेपी की जो सीट्स हैं वहाँ कम हुआ है, और जो उनके अपोनेंट हैं वहाँ ज्यादा हुआ है। ये आने वाले समय में जो लोग राजनीति पे चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, जो इसकी पूरी साइकोलॉजी को समझते हैं, उनके लिए भी एक गंभीर शोध का विषय बन जाएगा कि जो इलेक्शन 22 दिसंबर तक जो है पूरी तरह से राममय हो रहा था, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 22 जनवरी, उसके बाद आते 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 आपकी स्थिति ऐसी आ गई कि वो इलेक्शन दूसरे वे में जाने लगा। तो इस हरिद्वार लोकसभा का जो पूरा इतिहास भी अगर आप उठाकर देख लें तो हरीश रावत ही वहां जीते थे 2009 में। बिल्कुल, उससे पहले लोग भूल गए कौन जीते, 2004 में वहां जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट एक बार जीते थे। जी। और वो इसीलिए जीते थे, उन्होंने कहा था कि मैं इसको उत्तर प्रदेश में मिलवा दूंगा। उससे पहले भाजपा का ही वहां पर दखल रहा। लेकिन जिस प्रकार से मदन कौशिक को घर बैठाया गया, एक आदमी जो 5 बार से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, तमाम पोर्टफोलियो पर रहे, और आज वो पुष्कर सिंह धामी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो एक सामान्य विधायक बनाकर आपने उनको रख दिया। वो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला कि मदन कौशिक के जो सपोर्टर्स थे, उनके जो शुभ चिंतक थे, वो बाहर नहीं निकले। लेकिन मदन कौशिक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सारथी बने हुए थे पूरे चुनाव में, उनको देखा गया, उनके आदमियों को देखा गया। आपका अगर आप सारथी बने हैं और आपके मतदाता ही वोट करने नहीं जा रहे, तो आपको सारथी बन के क्या करोगे? आपको कोई तीर तो चलाना नहीं था। आपका सारथी के रूप में भूमिका तब तय होती है कि आपकी जो अपनी जो विधानसभा क्षेत्र जो आपका है, जहां से आप लगातार 5 बार से जीतते आ रहे हैं, वो वोटिंग परसेंट दिखना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। दूसरा जो वहां पर एक और चीज देखने को मिल गई, जो संजय गुप्ता वाला विषय था और जो स्वामी यतीश्वरानंद वाला विषय था, इन लोगों के बारे में भी अलग चिंतन वहां से निकल कर आ रहा है कि वो लोग, उन लोगों के साथ त्रिवेंद्र सिंह की केमिस्ट्री बैठी या नहीं बैठी। ये एक बड़ा चर्चा बनी है पूरे हरिद्वार के अंदर। वहां इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि जिस खानपुर विधायक जो निर्दलीय और चुनकर आए, इस लोकसभा चुनाव के भीतर उनको कौन से नंबर के वोट पड़ने वाले हैं? क्या वो वास्तव में उस सीट को बचाने में सक्षम है, नहीं है? ये बड़ा गंभीर सवाल आने वाला है, जिस पर अभी लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा वहां पर यह भी निकल के आ रहा है कि जो चूंकि ये ऋषिकेश हो गया या डोईवाला या आपका धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो बीजेपी अपना बड़ा पॉकेट मान के चलती है, भाजपा को लगता है कि ये यहाँ से एक तरफा पोल होगा। लेकिन हरीश रावत द्वारा जो आखिरी के 2-3 दिन धर्मपुर में कैंप किया गया, और हमने देखा कि जो उनके छोटे बेटे थे वो वहां से हिले नहीं, वो लगातार वहां इस बात को फोकस कर रहे थे, और एक मैसेज भी देने की कोशिश करे कि भाई दिनेश अग्रवाल के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसे वो तमाम जो समीकरण है वो आने वाले समय में बताएंगे कि जो भाजपा चुनाव से पहले अति आत्मविश्वास में थी, जो कहती थी कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है
और अकेले वो 370 सीटें लाने जा रहे हैं। 5 लाख के 5 लाख पार की बात हो रही थी। वो नजदीक आते आते आपने देखा कि पूरा इलेक्शन जो बिखरता हुआ नजर आया। वो आत्मविश्वास न तो उनके प्रचारकों के जो है चेहरे पर दिखाई दिया, और बात बात में तो ये भी सुनने में लगी जो संघ के जो लोग हैं उन्होंने घर घर जाकर जो है कमरों में जाकर बैठकें वो कर रहे थे। मतलब उनको लगा कि जो जो मैसेज होना चाहिए था कि भाई आप 10 साल के जो आपका कार्यकाल था उसके बाद आप बिल्कुल एक अश्वमेध यज्ञ लेकर चल रहे हैं, लोगों के बीच लेके जा रहे हैं कि एक हमारे छत्रराज है, आखिर में टूटता हुआ मुझे नजर आया। इसका एक ये भी है कि अब उमेश कुमार को, जैसे आपने बताया, क्या मानते हैं उमेश कुमार, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अच्छा खासा वोट ले जाएंगे और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है, आपने देखा। और दूसरा ये माना जाता है कि जो पर्वतीय मूल का वोटर है इन 3 विधानसभा सीटों पर, हरिपुर तक आता है वो, इसमें आपने क्या रुझान देखा? ये इनका क्या लोकसभा में रुझान रहा? किस प्रत्याशी की तरह आपने देखा? दरअसल यहाँ जो अधिकांश जो वोटर्स हैं वो यही माना जाता है कि वो बीजेपी की तरफ ज्यादा उनका रुझान था। और कांग्रेस पार्टी का वो चुनाव पहले दिन उस दिन खराब हुआ जब ये आया कि हरीश रावत ने हाथ खड़े कर दिए। एक बड़ा नेता जब हाथ खड़े करता है तो उसका नुकसान आपको पहले दिन से होना शुरू हो जाता है। अब आप उसको बाद में कैसे मेंटेन कर पाते, नहीं कर पाते, कितना परसेंट वो मेंटेन हुआ, वो एक अलग विषय। लेकिन जो पहला इंप्रेशन आपका गया उस इंप्रेशन से ही नुकसान हुआ। जो आपने उमेश कुमार की बात की, तो आप उमेश कुमार को जानते हैं कि उन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो बीजेपी के साथ वोट करने गए, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया। उन्होंने अपने मंचों से भाषण दिया कि भाई पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा में चुनाव हार गए तो उन्होंने जो है पुष्कर सिंह धामी को सीट ऑफर कर दी। और मजेदार बात, जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर टिकट मांग रहे हैं। जब वहां बात नहीं बनी तो फिर बीएसपी के दफ्तर में जाकर टिकट मांग रहे हैं। इस प्रकार से उनकी जितनी स्ट्रेटेजी थी चुनाव को लेकर, और जो शुरू में एक हवा खड़ा करना चाह रहे थे, मतलब आपने देखा कि सारे अखबारों में फुल पेज ऐड चल रहे थे, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जा रहे हैं। वो स्टार प्रचारक भी जो ला रहे थे, वो क्रिकेटर और वो बॉलीवुड के, वो चुनाव में वो लेके नहीं आए, जिनकी बात चल रही थी कि यहाँ पर लेके आएंगे, उससे पहले लेके आए। हो सकता है कि जो क्रिकेटर्स या जो स्टार प्रचारक या फिल्मी हीरो हीरोइन जो आते थे उनको भी जमीनी हकीकत का मालूम हो गया हो, उनको भी लगा होगा कि वहां जाकर जो है ऐसा करके कहीं हम अपनी खुद की जो छवि है, अपनी रेपुटेशन को खराब न कर पाए। तो जो आपने इधर वाली बात करी, हरिपुर से लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र था हम तरह, बहुत सारी जगह पर आज भी लोग दिग्भ्रमित हैं, और वहां पर भी कुछ स्थानों पर उनको भी वोट पड़ा होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कहीं जीरो हो गया, क्योंकि इतने बड़े प्रचार तंत्र के ऊपर और जितना चुनाव के दौरान खर्चा होता है, उस चुनाव की जो सीमाएं हैं जो खर्चे की, उस सीमा से कई ज्यादा गुना अगर आप उनसे पहले का देखें तैयारियों को लेकर, उन हेलीकॉप्टरों का खर्चा, उन विज्ञापनों का खर्चा, उन रैलियों का, उन रोड शो का, उन हीरो हीरोइनों का जो तमाम जो है वो सारा कहाँ से है, क्या है ये सब चीजें, और क्या ये सब चीजें इस प्रदेश में वाइबल हो पाएंगी? ये जो स्टिंग वाली जो पॉलिटिक्स है ये इस प्रदेश के लिए कैसे ठीक हो सकती है? और अगर यही चलता रहा, या जो बताया भी जा रहा है कि उनका जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड की जो राजनीति है, उस राजनीति में अपनी दखल कैसे बढ़ाई जाए, आने वाले 2027 के जो चुनाव हैं उनमें और अपनी तरह के और लोगों को यहाँ लड़वाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस समय दिग्भ्रमित हुए होंगे। तो आप इन दी एंड क्या देख रहे हैं हरिद्वार लोकसभा में, फिर क्या हो जाएगा? मतलब एक समीकरण क्या बैठ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो 5 लाख पार का दावा था वो तो वहीं कहीं सफल होता दिखता नहीं है। जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि आखिर में हरीश रावत ने वहां कैंप करके जो स्थिति संभालने की कोशिश की है, और वो कितना कंट्रोल हुआ इस पर लोगों की नजर आएगी। लेकिन मैंने खुद देखा कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनके बस्ते नहीं लगे थे, तो जो उनका कार्यकर्ता था वो पहले से टूटा हुआ था। तो ये बहुत बड़ा कोई चमत्कार ही हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उस सीट को जो है जीत सकती है, अदरवाइज ये स्थितियां है नहीं। मतलब अगर लोगों को लगा हो कि वास्तव में जो मोदी सरकार की नीतियां हैं वो खराब थी, वो कैंडिडेट वाइज भी आप उनको वो नहीं कर सकते आमने सामने कि त्रिवेंद्र सिंह या वीरेंद्र रावत या कोई और, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि आपने देखा त्रिवेंद्र रावत ने पूरा चुनाव जो मोदी के फेस पर जो है लड़ा, उन्होंने कहा कि जो वो है मोदी जी करेंगे। उनकी ओर से 2 चेहरे दिखाई देते कि एक हरीश रावत खुद है, एक उनके बेटे हैं। तो इन समीकरणों के बीच वहां का जो मुस्लिम वोटर है, क्या उसने बीएसपी को वोट दिया? चूंकि बीएसपी को पिछली बार आपने देखा 2.25 लाख वोट पड़े। बिल्कुल। वहां पर जो विधानसभा के चुनाव में उमेश कुमार को 38,000 वोट पड़ा कानपुर में, क्या वो उससे प्लस हुए उस कानपुर में या उससे डाउन आए? इस पर भी जो ये चुनाव का जो परिणाम है तय करेगा। और फाइनली ये भी होगा कि जो अग्निवीर योजना थी, और जो किसान का मुद्दा था, जो बेरोजगारी का है, जो पलायन का है, जो तमाम इश्यूज है,
उन तमाम इशू को रखते हुए, चूंकि वोटर साइलेंट था, वो बीजेपी के मंत्री, विधायक और सभी लोग ये मान रहे हैं। और अपने उन्होंने जो रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर में सबमिट की उसमें वो खुद कहा उन्होंने इस बार वोटर साइलेंट था, कुछ कह नहीं सकते। शहरी वोटर भी साइलेंट था। शहरी निश्चित रूप से, वो तो आपको दिखाई दे रहा है चीजों में जो वोट कास्ट हुए थे। तो इसलिए अभी भी जो वहां बताया जा रहा है कि भाजपा का एज है, ये कितना वास्तव में है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वहां आखिरी के दौर में जो है कांग्रेस ने एक फाइट करने की कोशिश करी है। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना हरिद्वार लोकसभा को लेकर हमने चर्चा करी, और महिलाओं में जिस तरीके से भाजपा को की तरफ रुझान देखने को भी मिला है। देखना होगा कि जो किसान, मुस्लिम और ये दलित जो ये मेन फैक्टर है, ये अंतिम जब 4 जून को नतीजा आएगा तो जो है हरिद्वार की जनता अपना नेता किसको चुनेगी।